ये जो बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट है ना, इसने मेरी जिंदगी तब्दील की है। 25 दिसंबर 2020 को हुक्का या शीशा जिसको कहते हैं, ये मैं यहाँ पे पी रहा था और इस रेस्टोरेंट में एक दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था और हुआ क्या कि अचानक जो है शाम का टाइम था, मैं बाहर निकला और मैं गिर गया। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये मुकम्मल हार्ट अटैक था या मिनी हार्ट अटैक था या जो भी था, लेकिन मैं गिरा और ऐसे गिरा कि जब मैं उठा तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर पानी फेंक रहे थे, मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे और मैं जब आँख खोली तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मेरी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स जो है मेरी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रहे थे और मुझसे तुर्किश में पूछ रहे थे कि क्या मसला है आपको, क्या मसला है, बताएं क्या मसला है। मैं उनको यही कह रहा था कि मुझे इंग्लिश में बताओ। Ne iyi ne kötü. ना ई न कुतू, Yani normal. यानी ना अच्छा है ना बुरा है, Evet. नॉर्मल है। इश नस्ल की diyor. İş biraz kötü. कुतू Evet. काम जो है कि बुरा है अभी इस वक्त। हर şey pahalı mı? İstanbul artık Türkiye çok pahalı. Evet çok pahalı भाई Siz कह रहे kendiniz कि de görüyorsunuz. evet Değil mi? अच्छा भाई मैं गलती पे था, बहुत कड़क सर्दी है। जब अभी 5 मिनट बाहर घूमे हैं ना और वो टैक्सी से बाहर उतरा हूँ तो इतनी खतरनाक सर्दी है। अब आप अंदाज़ा लगाओ इस हुडी में सर्दी कैसे रुकेगी। बहरहाल बताना ये था कि अभी टैक्सी वाला जो है उससे बात हुई है, 175 लीरा अभी मिनिमम कराया है, कम से कम, यानी आप बैठोगे और उतरोगे तो 175 जो है लीरा ये देने पड़ेंगे। ये 4 यूरो बनेंगे और डॉलर में 5 लगा लो। अस्सलाम वालेकुम जी और गुड मॉर्निंग। अपने होटल रूम में बैठा हुआ हूँ, कल रात को यहाँ पहुँचा हूँ इस्तांबुल में और ये मैं 6 महीने के बाद आया हूँ तुर्की, क्योंकि मैं आता जाता हूँ, कभी कभी कनेक्शन होता है। अभी भी मुझे आगे दुबई जाना है, लेकिन एक दिन के लिए रुका हुआ था यहाँ पे, तो छोटे मोटे कुछ काम थे, तो ये होटल रूम में था। मैंने कहा लगे हाथों आया हूँ तो कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। मसलन 5 साल पहले मैं आया था ना तुर्की फर्स्ट टाइम, यानी वैसे तो मैं 10 साल पहले आया था घूमने के लिए, लेकिन 5 साल पहले मैं आया था, यहाँ कुछ अरसा रहा था। तो उसके कंपैरिजन में कि 5 साल पहले क्या मामला थे यहाँ पे, यानी ख़ास तौर पे एक्सपेंसेस के हवाले से, और अभी क्या मामला है, तो ये मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा जो है अभी 6 महीने पहले जो है मैं आया था तो मुझे थोड़ी सी चेंजेस नज़र आई है, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये रूम आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो रूम है ये मैंने 30 यूरो का मुझे पड़ा है, तो बेसिक सा रूम है और अच्छा है। मतलब ये बेसिकली सेंटर नहीं है, ठीक है, बेलिकदुज़ु का एरिया है, क्योंकि इसी एरिया के अंदर जो है ये इसका वॉशरूम है। इस एरिया के अंदर ही मैं रहा हूँ ना तुर्की में। तो ये सिंपल सा बड़ा खूबसूरत सा रूम है, इसमें ये टीवी वगैरह भी लगा हुआ है। और बात असल में ये है ना कि बाहर जो है बर्फ़, ऑलरेडी रात को भी बर्फ़बारी हो रही थी, अभी भी ये कारों पे आप बर्फ़ देख सकते हो, और इवन अभी लाइव बर्फ़ हो रही है इस वक्त, ठीक है। बड़ी टकाटक सर्दी है इस वक्त, -7 चल रहा है, जनवरी की 13 तारीख है। तो मैं बेसिकली जैकेट भी नहीं लाया हूँ, क्योंकि मेरी आगे दुबई की फ़्लाइट थी तो जैकेट की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ हुडी थी, लेकिन सिर्फ हुडी लाया हूँ, वो सामने पड़ी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सर्दी काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाली है, लेकिन हम लोग बाहर जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये रूम 30 यूरो का, यानी 1500 लीरा का है, तो ये तो नॉर्मल प्राइस है। मतलब आप रूम वगैरह की अगर हम बात करें तो ये तो नॉर्मल प्राइस है। वैसे ये सिटी सेंटर नहीं है, सिटी सेंटर में रूम जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इस्तांबुल में जब कोई रुकता है तो हॉस्टल भी मिल जाते हैं। तो रूम की प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि तुर्की का लीरा भी डाउन हुआ है ना। लेकिन बाकी चीज़ें मैं अभी आपको समझाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बाहर निकला हूँ भाई, बर्फ़ लाइव आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख रहे हो या ना हो। और ये शॉप लाइव यहाँ पे चलती रहती है भाई, लाइव कभी नहीं रुकती इस्तांबुल में, तुर्की में। और ये खूबसूरत दुकानें, फार्मेसी है, ये बेकरी है, और लाइव यार बर्फ़ चल रही है। देखिए स्नोफॉल लाइव, फर्स्ट टाइम तो खैर नहीं है यहाँ पे, बहुत बार देखी है ये। और सर्दी इतनी नहीं है मुझे जो रूम में लग रहा था, रात को सर्दी ज़्यादा थी, अभी जो है उतनी सर्दी नहीं है जितनी मुझे रूम में लग रहा था कि बाहर सर्दी होगी। क्योंकि यहाँ पे ना इस्तांबुल में जब हवा चलती है ना फिर बहुत ख़तरनाक सर्दी होती है। इवन इस वक्त भी अभी 0 से नीचे है, लेकिन महसूस मुझे इतनी नहीं हो रही। शायद अभी मैं निकला हूँ गर्म कमरे से, ये वजह हो शायद। अच्छा, मैं ये टैक्सी में बैठ रहा हूँ। मरहबा, Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi. Evet. Neresine? Neresi? Tam neresine yani? Biliyor musun? Az. Cumhuriyet Mahallesi. Okey.
Orada Kuveyt Türk Bank var ya. Evet evet orada. A5 şubesi. E5 E5 evet. Araç- Evet ben bir küçük YouTuber'ım. Öyle mi? Evet. Siz nerelisin abi? Memnun oldum. Ben Diyarbakır'ım. O Diyarbakır mı? Ben orada gittim. Öyle mi? Evet o çok güzel bir şehir. Çok güzel. Orada yemeği çok güzel. Çok lezzetli. İnsanlar da çok güzel. Evet. Ciğer Ben yedin mi? Ciğer. Mardin'e gittim, Diyarbakır'a gittim, Gaziantep'e gittim. Süper. Ciğer yedin mi? Evet. Diyarbakır. Her şey. Video da var. YouTube'da video da var. Süper. Sen nerelisin? İran? Bakabilir misin YouTube? Ben Pakistanlı. Pakistan. Ha. Evet. Ben burada oturdum kaç ay için. O yüzden biraz Türkçe öğrendim ben. Güzel ama. Biraz evet. Ne videoları çekiyorsun daha çok? Evet bu havalar güzel bugün. Kar. Evet kar var. Merhaba. Merhaba. İstanbul'dan herkese selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adınız ne abi? Agit. Agit. Agit evet. Agit. Sizin? Agit. Abdülveli. Abdülveli. Benim kanal adın Veli Traveler. Tamam. Veli Traveler. Abone olacağım seni takip. Evet inşallah. Hayat nasıl gidiyor abi? İş nasıl gidiyor şimdi? Yani hayat idare ediyor. Orta şekilde gidiyor. Çok Aa, ne iyi ne kötü. na iyi ne kötü. Yani normal. Yani na अच्छा है na बुरा है. Evet. Normal है. Evet. İş nasıl gidiyor? İş biraz kötü. Kötü. Evet. काम जो है कि बुरा है अभी इस वक्त. Her şey pahalı mı? Yani İstanbul artık Türkiye çok pahalı. Evet çok pahalı. Vay Siz gereği. kendiniz de görüyorsunuz. evet Değil evet. mi? Her şey çok pahalı. evet. भाई कह रहे कि सब कुछ जो है महंगा हो गया है मैं भी यही कह रहा हूँ आप लोगों को भी मैं ये कह रहा था ben de konuştum her şey çok pahalı ben Evet. 6 ay önce geldim burada şimdi o zaman bu kira 135 35 şimdi Bak, kuvvetler 35 şimdi 175. evet 40 lira sadece 6 ay için Evet doğru. Evet. Şimdi yine var Şubat'ta. evet çok teşekkürler abi Rica ederim. çok memnun Bir de oldum. Kürtçe bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkürler Rica abi. ederim. Çok Memnun memnun oldum. oldum. Çok memnun oldum. Allah'a emanet ol. Aa, Şimdi ताकि ediyor. Bak, अच्छा भाई मैं गलती पे था बहुत कड़क सर्दी है जब अभी 5 मिनट बाहर घूमे हैं ना और वो टैक्सी से बाहर उतरा हूँ तो इतनी ख़तरनाक सर्दी है अब आप अंदाज़ा लगाओ इस हुडी में सर्दी कैसे रुकेगी बहरहाल बताना ये था कि अभी टैक्सी वाला जो है उससे बात हुई है 175 लीरा अभी मिनिमम कराया है कम से कम यानी आप बैठोगे और उतरोगे तो 175 जो है लीरा ये देने पड़ेंगे ये 4 यूरो बनेंगे और डॉलर में 5 लगा लो सिर्फ 6 महीने पहले मैं आया था यहाँ पे तो 6 महीने पहले जो है इसकी प्राइस जो है 135 थी यानी कि इसमें भी 40 लीरा का इजाफा हुआ है 6 महीने के अंदर और दूसरी बात ये है कि 5 साल पहले से अगर हम इसको कंपेयर करें ना तो मुझे अभी भी याद है 5 साल पहले ये सिर्फ 10 लीरा लगते थे मिनिमम यानी किराया होता था अभी मैं पार्क के अंदर आ गया हूँ भाई बर्फबारी चल रही है यार पीछे आपको नज़र आ रही होगी ये कैमरे में या नहीं लेकिन अभी बर्फ़ जो है गिर रही है ये था सिलसिला ना कि 10 लीरा में था और अभी 175 पे पहुँच गया है 5 साल से अगर हम कंपेयर करें ये भी बात है कि लीरा भी की वैल्यू भी गिरी है ना उस टाइम जब ये 10 का होता था मतलब 10 मिनिमम किराया होता था इसका जो टैक्सी है तो उस वक़्त जो है $1 के 6 लीरा बनते थे अब $1 के 42 लीरा बनते हैं अभी ये वाटरफॉल भी है भाई इस बर्फ़बारी के अंदर और ये पार्क है और सही यार कड़क सर्दी है और इस्तांबुल के नज़ारे हैं ये स्ट्रीट है ये पूरा इलाका जो है इसका गली गली का मुझे पता है मतलब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा घूमा हूँ ये दरख्तों के पत्ते देखो एक भी पत्ता नहीं है भाई सही वाली जो है ना विंटर है यहाँ पे मैं तो पुर्तगाल को ठंडा समझ रहा था लेकिन ये तो पुर्तगाल का भी बाप है कोई भी पत्ता नहीं है दरख्तों के ऊपर यानी मुकम्मल विंटर जो है
वो अनाउंस हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो जगह जगह बनी हुई है इस्तांबुल में, लेकिन गाड़ी वाले रुकते नहीं हैं, आपको ज़बरदस्ती रुकवाना पड़ता है। तो इस इलाके की गली गली से मैं वाकिफ़ हूँ। अभी जो है अपना अपना सा लग रहा है, क्योंकि यही हमारा एरिया है। इसी एरिया में हम लोग बहुत अरसे तक रहे हैं, यानी कि ऑन एंड ऑफ आप समझ लो कि 3-4 साल इस इलाके में जो है लाइफ गुजरी है। मैं तो खैर आता जाता था, निकलता रहता था। अभी जो है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये सामने वाली नज़ारा करे आप, वहाँ से ये देखिए, ये बालकन रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर है यहाँ हमारे इलाके में। और इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस मैं आपको दिखाता हूँ। बालकन रेस्टोरेंट का मकसद ये होता है कि ये बालकनी की तरह होगा, मतलब इसका जो व्यू होगा वो ऐसे बालकनी की तरह। होश बुल्दुक चेचन वार म चेचन बुगुन yok akşam geliyor tamam Seraj var Seraj akşam tamam nargile var mı nargile bir dakika ben biraz video çekiyorum, ondan sonra sipariş veriyorum, tamam. Çünkü ben burada geldim çok defa, you know. İngilizce biliyor musun İngilizce? I have come here many times, you know. For my friends I am making my family again this restaurant. Now I live in Europe, you know. No, I'm just this area, just this. अच्छा, यहाँ पे मेरे कुछ दो दोस्त है, वो अभी नहीं है। ये देखो क्रिसमस की ट्री भी इन्होंने लगाई हुई है, अभी क्रिसमस गुजरी है। तो मेरे दो दोस्त है इस कैफ़े में, वो अभी है नहीं, वरना मैं आपको उनसे मिलाता। तुर्किश दोस्त है, बहुत ही अच्छा टाइम इस कैफ़े में उनके साथ गुजरा है। तो इस कैफ़े का जो है, तुर्किश जो रेस्टोरेंट्स होते हैं और जो कैफ़ेज़ होते हैं ना, उनकी खूबसूरती ये होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ये एम्बियंस और डेकोरेशन के ऊपर पैसा भी लगाते हैं और काम भी करते हैं, और एक एक चीज़ की डिटेल चेक करते हैं। अब मसलन यहाँ आप देखिए, कुर्सियाँ दे के, पर्दे दे के, लाइटिंग दे के, ये जो वो है ग्रीनरी दे के इस तरफ, तो ये इन्होंने इतनी खूबसूरती से सजाए हुए हैं। फिर सामने ये व्यू दे के, अब यहाँ पे आप बैठे हुए हो और ये व्यू आपको नज़र आ रहा हो। और ये सारे के सारे जितने भी बालकन रेस्टोरेंट की जितने भी वो है ब्रांचेस है, सबका यही वाला सीन है। मतलब इसी तरह ही इनके वो है व्यूज़ होते हैं, और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस है मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, इसमें मतलब 500 लोग आसानी से बैठ सकते हैं एक टाइम पे। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं नाश्ता ऑर्डर करूँगा, आपको तुर्किश नाश्ता दिखाता हूँ और उसकी प्राइस का भी कंपैरिजन करेंगे हम। अच्छा जी, बालकन रेस्टोरेंट में ये नाश्ता आ गया है, और ये बेसिकली ना इनका जो बड़ा नाश्ता है, ये तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ, उसका ये छोटा वर्जन है, एक बंदे का वर्जन है ना। बड़े वाले में ये होता है कि तकरीबन ये पूरा टेबल भर जाता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ना। वो भी हमने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन अभी उसके पास ये अवेलेबल नहीं था, तो ये सिंगल वाला ही है, जिसमें ये एग है और ये फ्रेंच फ्राइज है और ये कुछ वो है सॉसेज वगैरह है, और ये शहद वगैरह है, और ऑलिव्स है, और ये रोटी भी है भाई, बड़ी ज़बरदस्त रोटी है इनकी। ये तो पहली बार देखी है यहाँ पे, वरना तो नॉर्मली डिफरेंट होती है। लेकिन जहाँ तक अभी प्राइस की बात है ना, ये सिंपल सा जो प्लेटर है नाश्ते का, ये अभी 610 रुपये का इसने दिया, यानी 610 लीरा का, जो कि तकरीबन 12 यूरो बनेंगे, ठीक है। और ये दो बंदों का अभी ये 1200-1300 का देगा, लाजमी बात है। और आज से 5 साल पहले ये दो बंदों का 100 रुपये में मिलता था, 100 से भी कम में, 70-80 रुपये में मिलता था। और अभी जो मैं अगर बात करूँ आपको, 6 महीने पहले जब मैं आया था, तो ये दो बंदों का, ये तकरीबन आप कह लो कि 700-800 में दो बंदों का मिलता था, अभी 610 का एक बंदे का मिल रहा है। और ये चाय भी आ गई है, चाय इसके साथ बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तुर्किश चाय जो है ना, इसका मैं फ़ैन हूँ, तो ये चाय भी इंक्लूड होती है ये नाश्ते के साथ। अच्छा, तुर्की के अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ जो मुझे पसंद है ना ज़्यादा, वो ये इनका फूड है। यानी इनका नाश्ता हो गया, इनके जो सैंडविचेस वगैरह है और शवारमे वगैरह है, कबाब है, बहुत हेल्दी फूड होता है, बहुत साफ़ सुथरे रेस्टोरेंट्स होते हैं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तुर्किश लोग बहुत साफ़ लोग हैं। आप जैसे खाना थोड़ा सा खा रहे हो ना, थोड़ा सा भी खाली हो जाए टेबल ना, तो फ़ौरन उठा लेते हैं जो यहाँ के वेटर वगैरह होते हैं। खाने के हवाले से मुझे बहुत पसंद है, इनके बहुत प्योर खाना होता है। और अभी जैसे हम लोग एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे ना, तो मैं एयरपोर्ट से बस में आया हूँ अभी यहाँ पे, और एयरपोर्ट से बस जाती है, हवा बस कहलाती है, और वो यहाँ से भी जाती है एयरपोर्ट। अभी 6 महीने पहले मैं आया था यहाँ पे, तो एयरपोर्ट से मैं बस में आया था, ये बेलगदुजू एरिया में, तो 270 लीरा का था बस का किराया। अभी 350 का, रात को मैंने 350 रुपये दिए हैं।
और तो 80 यूरो 80 लीरा का फ़र्क आया है ये तकरीबन 6 महीने में। और अगर शुरू की हम बात करें तो 5 साल पहले वो तकरीबन 30-35 लीरा में यहाँ से मैं जाता था 2021 में। और उसके साथ साथ जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका किराया भी 35 हो गया है, जो बस है यहाँ का। और अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करें तो उस टाइम 3 लीरा का था, और अभी 6 महीने पहले मेरे ख्याल से 25-26 या 27 इस तरह कुछ था। ठीक है, तो इस तरह की मतलब चीज़ों की प्राइसेस चेंज हो रही है, जैसे फूड की प्राइस चेंज हो रही है, इस तरह किराए वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो तकरीबन आलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, और ये तुर्की के अंदर बहुत मैजिक हो जाता है, मतलब 3 महीने 4 महीने बाद आप आते हो तो चीज़ों की प्राइस चेंज होती है। और तो छोड़े भाई साहब, ये नारगिले है ना, नारगिले शीशा, ये नहीं, इसको यहाँ तुर्की में नारगिले कहते हैं। बहुत अच्छा शीशा होता है तुर्की में। आप चेक कर सकते हैं इसका स्मोक। तुर्की में कभी कभी जो है मैं ट्राई करता हूँ, इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लास्ट टाइम ये 400 में शीशा होता था इस वाले कैफ़े में, अभी ये भी 600 से ऊपर चला गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कभी कभार ट्राई करता हूँ, कोई दोस्त के साथ अगर आता हूँ। वैसे ही मैं अभी आज बैठा हुआ था तो मैंने कहा चले ट्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बार उस वाक़े के बाद जो मेरे साथ वाक़या हुआ था शुरू में, उसके बाद ये बहुत बार मैंने ट्राई किया है, लेकिन दोबारा उस तरह का वाक़या नहीं हुआ है जो एक दिन हुआ था 2020 को 24 दिसंबर को। तो इसीलिए मैं ये भी आपको दिखाना चाह रहा था कि ये दोबारा बार बार जो है ट्राई की है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन डर वही लगा रहता है कि यार ऐसा ना हो दोबारा उस तरह का वाक़या हो जाए, क्योंकि ये एंजाइटी, ये इशू ही ऐसा है, और ये आपको वो लोग बताएंगे जिनके साथ ये इशू होता है। दोस्तों, आज मैं इस्तांबुल तुर्की में हूँ, और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और ये स्टोरी है मेरे यहाँ आने के बारे में। जब मैं 2020 में यहाँ पे आया था तो उसकी स्टोरी आपको मैं शॉर्ट अंदाज में सुनाना चाहता हूँ। बेसिकली हुआ क्या कि 2020 में कोविड आ गया अचानक। मैं गया था साउथ अफ्रीका, मेरी तकरीबन 60 कंट्रीज़ हो चुके थे मेरे ट्रैवल जर्नी के अंदर, और मैं जो है आगे प्लान कर रहा था कि मुझे जो है 100 कंट्रीज़ पूरी करनी है। मेरा चैनल पे मैं वीडियोस भी बहुत ही मतलब पैशन के साथ डाल रहा था। बहुत सारे लोगों को पता है जो ये चैनल उस टाइम से देखते हैं, क्योंकि 2017 में मैंने उर्दू में वीडियोस शुरू की और 2020 में पीक टाइम था। तो मैं बेसिकली साउथ अफ्रीका गया था कि अचानक से कोविड आ गया, और कोविड के बाद जो है क्या हुआ कि सब कुछ बंद हो गया। तो कराची में 6 महीने तक मैं बैठा रहा, और लोग ये कह रहे थे कि भाई ये कोविड जो है ये अभी 2-3 साल तक जो है इसी तरह रहेगा। तो 6 महीने बाद जब कुछ थोड़ा सा ओपन हुआ चीज़ें, तो मैंने देखा कि तुर्की जो है ये ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए और विज़िटर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ दोस्तों से मिला, तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी उस टाइम बहुत सस्ती थी। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ अरसे के लिए आना चाहिए और रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा घर ले लिया था उस टाइम, और मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था सिर्फ इसलिए कि ये कोविड का जो टाइम है ना, ये यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर आगे यूरोप मूव करेंगे या वापस पाकिस्तान मूव करेंगे, और अपनी ट्रेवल जर्नी जो है वो मैं जारी रखूँगा। दिस वाज द रीज़न गाइस। ये मैंने उस टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे लॉन्ग स्टे करने का इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था मेरे भाई, और किस्मत का आप कुछ नहीं कर सकते। शायद मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ था कि यहाँ पे मैं अगले 2-3 साल 4 साल तक स्टे करूँगा, और एक लंबी कहानी मेरी बनेगी तुर्की के हवाले से, यहाँ की सिटीज़नशिप के हवाले से। वरना शुरू में जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं यहाँ का पासपोर्ट ले लूँ या यहाँ पे लंबा स्टे करूँ। मेरा तो सिर्फ ट्रैवलिंग का इरादा था, और मैं पाकिस्तान में खुश था। मैं कोई पैसा कमाने के लिए या कोई लग्जरी हासिल करने के लिए जो है तुर्की में हरगिज़ नहीं आया था। ठीक है, तो ये मेरी सिंपल सी स्टोरी थी। बाकी तो उस टाइम जो है फिर जो लोग उस टाइम मेरा चैनल देखते हैं तो उनको पता है कि उस टाइम की यहाँ की लाइफ के बारे में मैंने शेयर किया था। यहाँ पे प्रॉपर्टी उस टाइम बहुत सस्ती थी, घर भी बहुत सस्ते थे। घरों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत कम प्राइस पे रेंट पे घर मिल जाता था, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम बेसिकली। और पाकिस्तान की तरह ही ख़र्चा होता था। 2020 में जब मैं आया था तो पाकिस्तान में कराची में ख़र्चे को मैंने यहाँ से कंपेयर किया था, वहाँ का ख़र्चा और यहाँ का ख़र्चा इतना ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं था। अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ख़र्चे में, और अभी बेसिकली तुर्की को आराम से
कंपेयर किया जा सकता है यूरोप के साथ, पुर्तगाल के साथ, माल्टा के साथ। तो ये छोटी सी कहानी मैंने कहा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी चैनल को देखते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा ट्रैवलिंग शुरू कर रहा हूँ, तो लोगों को पता होना चाहिए कि तुर्की की कहानी क्या थी बेसिकली ना। और उसके बाद मेरी ट्रैवलिंग तकरीबन बंद हो गई थी। ये 5 साल का अरसा लगा है मुझे यार यहाँ से कम्प्लीटली निकलने के लिए, और उसकी एक वजह थी जो कि मैं वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 25 दिसंबर का दिन 2020 कभी मैं नहीं भूल सकता। इस दिन ने मेरी ज़िंदगी तब्दील की है। ये जो रेस्टोरेंट आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ना, इस रेस्टोरेंट ने मेरी ज़िंदगी तब्दील की है। 25 दिसंबर 2020 को क्रिसमस का दिन था, और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में बैठ के मैं जो है शीशा पी रहा था, जिसको हुक्का भी कह सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट है ना, इसने मेरी ज़िंदगी तब्दील की है। 25 दिसंबर 2020 को हुक्का या शीशा जिसको कहते हैं, ये मैं यहाँ पे पी रहा था, और इस रेस्टोरेंट में एक दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था। और हुआ क्या कि अचानक जो है शाम का टाइम था, मैं बाहर निकला और मैं गिर गया। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये मुकम्मल हार्ट अटैक था या मिनी हार्ट अटैक था या जो भी था, लेकिन मैं गिरा, और ऐसे गिरा कि जब मैं उठा तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर पानी फेंक रहे थे, मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं जब आँख खोली, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मेरी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स जो है मेरी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे तुर्किश में पूछ रहे थे कि क्या मसला है आपको, क्या मसला है, बताएं क्या मसला है। मैं उनको यही कह रहा था कि मुझे इंग्लिश में बताओ, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 महीने हुए थे। मैं अक्टूबर में यहाँ आया था फैमिली के साथ, और ये वाक़या हुआ दिसंबर में। 2 महीने में मैंने अभी दूसरे मसाइल का हल नहीं किया था, यानी बिजली की बिल, इंटरनेट का कनेक्शन लगाना, अभी मेरा कार्ड भी नहीं आया था TRC, तो ज़बान तो मैंने सीख नहीं थी। मुझे अभी ज़बान आती है इस वक्त पूरी, लेकिन उस टाइम नहीं आ रही थी मुझे ना। तो मैं उनसे कह रहा था कि मुझसे आप इंग्लिश में बात करो, लेकिन वो डॉक्टर सिर्फ मुसलसल तुर्किश में लगा हुआ था। तो उस रात को मैं घर से वापस गया, मतलब अस्पताल से मैं घर गया, और घर में मैं ठीक हो गया। मुझे ऐसे लगा मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसके एग्जैक्टली 17 दिन बाद 13 जनवरी 2021, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। 5 साल गुजरे हैं आज मैं फिर यहीं पे हूँ। इंतहाई ख़तरनाक सर्दी है, लेकिन ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। 5 साल हो गए इस बात को। मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी उस दिन ने। उस दिन मुझे पहला पैनिक अटैक आया था 13 जनवरी 2021 को। आज 13 जनवरी 2026 है। 5 साल में मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मुझे एंजाइटी का मसला हो गया था, मैंने ट्रैवलिंग बंद कर दी, मैं जो है कुछ नहीं कर सका। और आज मैं इसलिए दोबारा यहाँ पे आया हूँ आपको बताने के लिए कि अब मैं दोबारा ट्रैवल शुरू करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एंजाइटी का सामना करूँ, इस फियर को मैं ख़त्म करूँ। क्योंकि 5 साल आपके लिए बहुत आम साल होंगे, आपको नॉर्मल साल लग रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए ये 50 साल से भी ज़्यादा का अरसा है। और इसीलिए यहाँ पे मैं इस सर्दी में आया हूँ और मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन इस कहानी के लिए एक अलग वीडियो चाहिए। ये तो मैं अभी जस्ट आपके साथ थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पे तुर्की की जर्नी शेयर कर रहा हूँ, वरना ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी का जो मसला है ना, बहुत सारे लोगों के साथ है, और उनके लिए इंशाल्लाह मैं कुछ करूँगा, ज़रूर करूँगा, मेरा वादा है। 5 साल में क्या हुआ इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, पूरा एक एपिसोड होगा इस पर कि क्या हुआ 5 साल के अंदर, क्या कुछ होता रहा, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही था, आपको बताना था। ये लोकेशन थी, शीशा में पी रहा था, बाहर आया और मैं गिर गया, और मुझे जब होश आया ना तो मैं अस्पताल में था और डॉक्टर थे बहुत सारे और तुर्किश में बात कर रहे थे, और वही डर बैठ गया दिमाग में अगले 5 साल तक। जब भी मैं तुर्की में आता था, एवं तुर्की के आसमान पे जब मैं आता था मेरा जहाज़, तो मुझे मेरे दिमाग को ऐसा लगता था कि वही सीन दोबारा हो जाएगा। आप गिर जाओगे, अस्पताल जाओगे, और डॉक्टर जो है वो तुर्किश में बोल रहा होगा। बात ये है कि एंजाइटी का ये मसला जो है ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है। और दूसरी बात ये है कि लोग जो है गलत अपनी तरफ से असम्पशन कर लेते हैं, जज करते हैं। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी जज मत किया करे किसी बंदे को, कभी भी गलत मत कहे, गलत बात मत बोले,
कोशिश करे, अच्छा करे, पॉजिटिव करे, लोगों की हेल्प करे। लोग जो है गलत कमेंट पास करते हैं और जज करते हैं। जज मत करे जब आपको पता ना हो, किसी ने आपको बताया नहीं हो कि क्या मसला है, तो अपनी तरफ से मसले ना बनाएं। बहुत शुक्रिया। ये गाइस बस है, इस्तांबुल एयरपोर्ट जा रही है। अभी मैं इसमें जा रहा हूँ बेलिकदुज़ू से, तो ये अभी 350 की हो गई है। पहले जो है ये बस सिर्फ आप समझो कि लास्ट टाइम 270 की थी। इसमें सामान रखेंगे और फिर ऊपर बैठेंगे इसमें। ये वो बस है गाइस, अभी मैं इससे आया हूँ। लोग सारे उतर रहे हैं। ये एयरपोर्ट है। 350 लीरा में ये आपको एयरपोर्ट लेकर आती है, जो कि तकरीबन 7 यूरो बनता है। लेकिन स्टिल बेटर देन टैक्सी। टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये मैं टर्मिनल के अंदर आ गया हूँ। सामने फ़्लाइट स्केजुअल है चेक इन के लिए, और ये इनिशियल जो है सिक्योरिटी चेक हो गया। तो अभी मैं आगे जाऊँगा इमिग्रेशन, और फिर आगे ड्यूटी फ्री, और फिर आपको कहानी सुनाऊँगा। ये एयरपोर्ट में जैसे ही आते हो ना टर्मिनल में, ये बच्चों के लिए खेलने की जगह है। जगह जगह पे ये कैफ़ेस, ये भी डोमेस्टिक साइड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जगह है बच्चों के खेलने के लिए। आपको आगे भी मैं दिखाऊंगा। पूरा प्लेइंग एरियाज़ है बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार। इस एयरपोर्ट के अंदर जो है दुनिया जहाँ की एक्टिविटीज़ है। अभी आगे आगे मैं आपको दिखाऊँगा और बताता जाऊँगा। ये तो जस्ट एंटर हुए हैं। ये तो वो जगह है जहाँ पे वो बोर्डिंग पास मिलता है। अभी हम सिक्योरिटी और इमिग्रेशन को हमने क्रॉस ही नहीं किया। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये भी समझो कराची एयरपोर्ट से बड़ा है। पूरा एयरपोर्ट जो है उससे ये छोटा सा एरिया बड़ा है। अच्छा जी, फाइनल सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब हो गया, और ये वेलकम टू दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनल में, जहाँ पे एक अलग दुनिया आपका इंतज़ार करती है। और ये एयरपोर्ट नहीं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर घूम रहे हो। यहाँ पे मल्टीपल होटल्स, दर्जनों मस्जिदें, दर्जनों ड्यूटी फ्री स्टोर्स, और उसके अलावा दुनिया के लग्जरियस ब्रांड्स से लेके तुर्की के जो वो है ना लोकल प्रोडक्ट्स, यानी रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, मतलब यू नेम इट, लग्जरी से लग्जरी और सस्ते से सस्ते चीज़ें। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के हवाले से, और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के हवाले से, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स के हवाले से। लेकिन काफ़ी महंगा है। इतना यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लेंगे ना, तो प्राइस जैसे तुर्की में महंगाई हो गई है उस तरह यहाँ भी महंगाई है, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मज़ा आ जाता है। मतलब ये आप पूरा इसको एक अट्रैक्शन कह सकते हो। ये जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के अंदर म्यूज़ियम भी है। यानी मैंने आज तक जितने भी एयरपोर्ट्स देखे हैं उसमें अभी तक मैंने म्यूज़ियम कहीं नहीं देखा है, लेकिन इस वाले में आपको बाकायदा म्यूज़ियम नज़र आएगा, स्टैचूज़ नज़र आएंगे। ये देखें, हालात देखें यार। इतने ज़्यादा आउटलेट्स और शॉप्स जो है आपको अक्सर शॉपिंग मॉल में भी नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। यहाँ से 150 मुल्कों के लिए फ़्लाइट जाती है। आप यकीन कर सकते हो इस बात का। तुर्किश एयरलाइन का ये हब है। मेरी भी फ़्लाइट अभी तुर्किश एयरलाइन से ही है, और यहाँ से फ़्लाइट जाती है 150 कंट्रीज़ में। इसलिए ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। और इसमें रोबोट भी चल रहा है। ये रोबोट घूम रहा है, होटल वाला रोबोट है ये। वाह। अच्छा, अभी मुझे लाउंज जाना है। इसमें दर्जनों लाउंजेस भी है। ये लाउंज है IGA का, बड़ा मशहूर लाउंज है ऊपर। तो वहाँ पे जाके उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि लाउंज का एक्सेस कैसे मिलता है। ये देखिए, पूरा शॉपिंग मॉल के वो जो ब्रांड्स वगैरह है ना, उन्होंने अपने आउटलेट्स बनाए हैं। और एक छोटे छोटे आउटलेट्स नहीं है भाई, ये बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। शॉपिंग मॉल में जो होते हैं ना, उससे भी बड़े हैं। आप अंदर जाओगे ना, तो उसमें कम से कम आधा घंटा आप घूम फिर सकते हो इस एक शॉप के अंदर।
आप उधर आगे तक नज़र दौड़ाएं, कहाँ तक है इसका एंड। और इस तरह की इसमें हज़ारों शॉप्स है, हज़ारों, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों। इसमें आप चलते जाएंगे, मल्टीपल लोकेशंस आएंगे, मल्टीपल सेक्शंस आएंगे और आप गुम हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पैसेंजर मूवमेंट के हवाले से, एयरक्राफ्ट मूवमेंट के हवाले से, पार्किंग के हवाले से और फैसिलिटीज़ के हवाले से। वैसे अगर लैंड वाइज देखा जाए तो लैंड वाइज ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। लोग अभी कमेंट करेंगे ना, क्योंकि वो सऊदी अरब के अंदर है लैंड वाइज। लेकिन लैंड वाइज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दूसरी चीज़ों के हवाले से। एक दुनिया है यार, लोगों का रश भी यहाँ पे जो आप देखते हो ना। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा था एयरपोर्ट पे ये म्यूज़ियम और इस तरह के स्टेचू लगे होते हैं। देखिए यार, उसका है मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर का है, और ये अलेक्जेंडर का छोटा भाई है, और यहाँ पे म्यूज़ियम है। ठीक है, अभी यहाँ पे कहीं पे है तो उसमें जा सकते हो। और उसके अलावा ये देखिए होटल है, ये यहाँ पे होटल्स भी है, बुक कर सकते हो, लेकिन बहुत महंगे होते हैं होटल्स। और म्यूज़ियम देखने के लिए यही रास्ता गया हुआ है। मैं तो वॉशरूम जा रहा था, लेकिन सामने म्यूज़ियम लिखा हुआ है, म्यूज़ियम की एंट्री भी यहाँ से मिल जाती है। अच्छा जी, लॉन्च की एक्सेस मिल गई है। ये लॉन्च ख़ुद जो है पूरा एक एयरपोर्ट का टर्मिनल लग रहा है समझो। इसके अंदर एंट्री पे ये शॉप भी है ड्यूटी फ्री, इसके अंदर ही ड्यूटी फ्री शॉप होती है। अभी थोड़ी सी लाइन जो है लंबी होती है, पहले शुरू में जब इस एयरपोर्ट पे आता था ना, ये पियानो भी है, इतनी लंबी लाइन नहीं होती थी। अभी लाइन जो है बहुत लंबी होती है क्योंकि रश बढ़ जाता है। ये सारे लोग बैठे हुए, अक्सर जगह नहीं मिलती बैठने की। तो ये ड्रिंक्स वगैरह और ये मेन डिशेज़ यहाँ पे, चावल वगैरह और चिकन, इवन पिज़्ज़ा भी देते हैं ये लोग, तुर्किश पिज़्ज़ा। और ये सैलड वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, ये सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। और मीठा भी, कितने किस्म की मीठे जो है, तुर्किश मीठे ख़ास तौर पे फ्री में एंजॉय कर सकते हो। और ये लॉन्च अलग एक छोटी सी दुनिया है। ग्रीनरी देखो लॉन्च के अंदर ही, ग्रीनरी ये देखिए जी, रियल ग्रीनरी लॉन्च के अंदर। और इसमें वॉशरूम्स भी है, शावर एरियाज़ भी है, टेरेस भी है, इवन स्मोकिंग लॉन्च भी है। आप देखिए, ये स्मोकिंग एरिया भी है इसमें। तो ये लॉन्च अलग दुनिया है, एक छोटी सी खूबसूरत सी। वॉशरूम इतने खूबसूरत होते हैं इसके। स्नोकर भी है भाई, स्नोकर कोई खेलना चाहता है तो स्नोकर का बोर्ड भी है। और सामने पूरा एक बार बना हुआ है, लोग जाके ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये लॉन्च का जो एक्सेस होता है ना, ये कार्ड के थ्रू मिलता है, जो बैंक का कार्ड होता है। तो मैंने जो एक्सेस लिया है, ये HBL का कार्ड मैंने लिया था, काफ़ी साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इस तरह के और भी बैंक्स के कार्ड्स होंगे, जैसे अल-फलाह का भी है, मीज़ान का भी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी है। ये यूज़ करके आप दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में जो है फ्री लॉन्च ले सकते हो। लॉन्च के अंदर जो है सोने की जगह भी मिल जाती है, अक्सर इवन शावर तक की फैसिलिटी भी होती है। एयरपोर्ट आपको पता है कि बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो ये बड़ी हेल्प करता है। बाकी तुर्की की जहाँ तक बात है तो भाई तुर्की बहुत अच्छी जगह है, मैजिक प्लेस है। जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे गर्मी में, क्योंकि अभी सर्दी में जब भी आता हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक सर्दी होती है। और तुर्की जो है मैंने सर्दी में यहाँ पे टाइम नहीं गुजारा है। अभी इस बार जब मैं आया था ना, तो मैं अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन की ना 5वीं सालगिरह मनाने आया था बेसिकली, और वो भी इतनी ख़तरनाक सर्दी में। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। फैमिली के लिए अच्छी जगह है, अगर कोई बंदा बाहर से पैसे कमा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी इनकम नहीं होती ना। और खाने वगैरह इसके बहुत अच्छे हैं। बात यह है कि मैंने ज़्यादातर टाइम जो है इस पिछले 5 सालों में या कराची में गुजारा होगा या इंडोनेशिया वगैरह में, क्योंकि वो थोड़ा सा मौसम उन कंट्रीज़ का अच्छा होता है। ठीक है, बाकी ये है कि अभी आगे जो है जर्नी में आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये चैनल के नेम के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। ये देखो भाई लोग, बिल्कुल जो है ना शॉपिंग मॉल का मंजर है। हर तरफ जितना आपकी नज़र जाएगी ना, शॉप्स ही शॉप्स और बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें। इसको देखो, ये बिल्कुल शॉपिंग मॉल के स्टाइल पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। जिस तरफ आप नज़र मारेंगे ना तो आपको एक दुनिया नज़र आएगी। नीचे अभी मैं जा रहा हूँ, नीचे भी एक पूरा सीन बना हुआ है। ओए होए गाइस, ये शॉप चेक करें, LCD लगी हुई है ऊपर, पूल वगैरह है, दरख्त है, ट्रीज़ है और फ्रूट
रियल फ्रूट किस सलीके से रखा गया है यहाँ पे। ऐसे व्यूज़ देखोगे तो भाई एयरपोर्ट देखने लोग क्यों नहीं आएंगे और यहाँ पे स्टे क्यों नहीं करेंगे। इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट है, शायद मैंने तुर्की के अंदर सिटी में भी कहीं नहीं देखा है जो इधर है। ये ब्यूटीफुल यार, रियली ब्यूटी है ये। यहाँ फ्री वाईफाई भी है दोस्तों। हाफिज़ मुस्तफ़ा ने अपनी ब्रांच भी बनाई हुई है। ये मिठाइयों वाला है, बहुत मशहूर तुर्किश मिठाइयाँ बेचता है, बकलावा वगैरह। और ये दावा कर रहे हैं कि 1864 से ये मिठाइयाँ बेच रहा है, यानी आज से 150 साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन कस्टमर नहीं है इस्तांबुल में, तो इसकी दुकान में जगह नहीं मिलती बैठने की, और यहाँ पर कोई भी नहीं है इसके शॉप पे। मेरे ख्याल से ये बहुत महंगी बेच रहा है। भाई यहाँ एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा शौक मिल गया है। वो शौक ये है कि ये रसीद है 425 लीरा की, जो कि 8.5 यूरो बनता है। ये प्राइस है इस स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है ना। स्टारबक्स में आया था, वैसे ही आया था, कॉफ़ी का इतना मूड नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा जस्ट प्राइस देखता हूँ, क्योंकि हर टाइम जब मैं इस एयरपोर्ट पे आता हूँ ना, तो ये प्राइस चेक करता हूँ। इससे मुझे आइडिया होता है कि तुर्की में कितनी महंगाई हुई है। तो हैरत अंगेज़ तौर पे सबसे ज़्यादा महंगी ये चीज़ हुई है, ये कॉफ़ी जो है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो ये कॉफ़ी 270 लीरा की थी इस एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे वैसे महंगी होती है, बाहर इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन अभी जो है 270 की थी लास्ट टाइम, और अभी ये 425 की हो गई है। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉफ़ी के अंदर 155 लीरा का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो अभी मैंने कॉफ़ी ली है ना, ये दुनिया के सबसे महंगी कॉफ़ी बन गई है स्टारबक्स की। अमेरिका से भी महंगी, जर्मनी से भी महंगी, पुर्तगाल से भी महंगी, कनाडा से भी महंगी। आज से पहले 8.5 यूरो में कॉफ़ी मैंने कभी शायद नहीं ली है। तो ये सबसे महंगी कॉफ़ी बन गई भाई इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। फाइनली दोस्तों मैं अपने गेट पे आ गया हूँ। यहाँ से अभी मेरी फ़्लाइट जो है वो फ्लाई करेगी दुबई के लिए। और यहाँ पे ये चेयर्स भी है, मसाज चेयर्स जो है, इसमें 50 लीरा का भी जो है पैकेज है, 100 लीरा का भी पैकेज है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे रियल मसाज सेंटर्स भी है। मतलब ये तो चेयर है, लेकिन प्रॉपर मसाज सेंटर भी है, अगर किसी को मसाज करना हो तो यहीं पे आके जो है एयरपोर्ट का ये ट्रिप ख़त्म हो जाता है। और अब जो है फाइनल इम्पोर्टेंट बात करेंगे, वो है इस चैनल के हवाले से। और इस चैनल का जो मैंने नाम चेंज किया है, अभी इसका नाम जो है वो वली ट्रैवलर रखा है मैंने। पहले फ्लाइंग द वर्ल्ड नाम था। इसकी मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न इसकी ये है कि बहुत सारे लोग मुझे अक्सर मिलते थे एयरपोर्ट पे, मार्केट्स में, बाज़ारों में और अक्सर जगह पे, लेकिन उनको चैनल का नाम याद नहीं होता था। कोई कहता था फ्लाई द वर्ल्ड, कोई कहता था ट्रैवल द वर्ल्ड, कोई कहता था कि मुख्तलिफ नाम लेता था। और अक्सर लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता था, तो ना चैनल का नाम पता था ना मेरा नाम पता था। तो इस चीज़ से बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी काफ़ी सालों से। और फिर वंस अगेन मैंने अभी दोबारा आगाज़ किया है ट्रैवल वीडियोज़ का। तो मैंने इसलिए नाम चेंज किया, मैंने वली ट्रैवलर रखा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करेगा मेरी ट्रैवल जर्नी के साथ, क्योंकि वली जो है मेरा नाम है और ट्रैवलर जो है वो मेरा पैशन है और मेरा शोबा है। तो अभी बेसिकली ये नाम सबसे अच्छा रहेगा। और चूंकि दोबारा मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि भाई नया नाम जो है ये अच्छा है कि रखा जाए, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इसी नाम को आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे, वली ट्रैवलर, और आपको मेरा चैनल मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो है ट्रैवलिंग बंद कर दी थी ये एंजाइटी के इशू के बाद। एंजाइटी ने ये 5 बहुत कीमती साल ले लिए है। मैं जब वीडियोस बनाता था तो मतलब पैशन के साथ नहीं बनाता था, जस्ट खाना पूरी के लिए बनाता था। ये 5 सालों में, जब मैं 2020 के बाद ही मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैंने जस्ट चैनल को ज़िंदा रखने के लिए वीडियोस बनाई हैं, और मेरा सच कोई पैशन नहीं था, ठीक है। तो जो आपने देखा भी होगा वीडियोस में, ठीक है। तो अब फाइनली 5 साल पूरे होने के बाद मैंने दोबारा से हिम्मत की और मुझे मोटिवेशन मिली है। दोबारा मुझे जो है ना वो पैशन आ रहा है ट्रैवलिंग का, तो इसलिए मैं ट्रैवलिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले जो है मैंने एक काम किया कि वीडियोस में देख रहा था, तो जिस बंदे से मैं इंस्पायर हूँ ना ट्रैवलिंग के लिए, उसका नाम है गब्रियल ट्रैवलर। ये आपको उनका चैनल भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पहले भी शायद मैंने दिखाया था ये मेरे किसी वीडियो में। तो ये बंदा जो है
बिल्कुल रियल ऑर्गेनिक स्टाइल में ट्रैवलिंग करता है। ये 30 सालों से ट्रैवलिंग कर रहा है और मैं जो है तकरीबन 16 साल मुझे ट्रैवलिंग के हो गए हैं, यानी तकरीबन 2010 में मैंने पहला ट्रिप किया था और उसके बाद जो है अभी तक मेरी ट्रैवलिंग जर्नी जारी है। और चैनल को जो है तकरीबन 8 साल हो गए हैं जब इस चैनल के ऊपर मैंने वीडियोस शुरू की है। तो इस बंदे को देख के मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और इसी के स्टाइल में मैंने वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल रियल में ना जब बंदा वो हो रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। मतलब बिल्कुल रियल चीज़ें चलते चलते रोड पे और ऑर्गेनिकली जो कुछ भी सामने आ रहा है वो व्यूवर्स को बंदा दिखाए। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई थी, इसका स्टाइल। और अभी कुछ अर्सा पहले समझो कि 15-20 दिन पहले मैं वैसे ही देख रहा था तो अचानक इस बंदे की दोबारा वीडियो आई और ये मुसलसल ट्रैवलिंग कर रहा है, वीडियोस भी बना रहा है। तो इसकी जब वीडियो आई तो मैंने कहा यार इसने मुझे बड़ा वो किया, मतलब दोबारा से इंस्पायर कर दिया। और फिर मैंने अपनी वीडियोस देखी, 1-2 पुरानी वीडियोस 2020 से पहले की, तो मुझे हैरत हुई कि यार ये मैं हूँ, ये मतलब ये वली भाई है जो इतना एनर्जेटिक और इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रैवलिंग कर रहा है। तो मुझे यकीन नहीं आया अपने आप के ऊपर। तो फिर मैंने कहा कि ये अगर हो सकता है उस टाइम तो अभी दोबारा भी हो सकता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की मेरे सामने एक छोटी सी क्लिप सामने आई, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है और आप एक कमरे में बंद हो या घर में बंद हो तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, आपको दुनिया में निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, माहौल चेंज करना पड़ेगा। तो तब जाके आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन जो है कम होगी या ख़त्म होगी और आप कुछ कर पाओगे दुनिया में। तो इसीलिए मैंने एकदम से मेरा जो है सारा वो पैशन भी जाग गया और हिम्मत भी जाग गई, मोटिवेशन भी जाग गई कि यार ये जो मैं घर में बैठा हुआ हूँ और ट्रैवल को अवॉइड कर रहा हूँ हर तरीके से, ये मुझे एंजाइटी दे रही है। क्योंकि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि ये एक बार जब आपको आदत लग गई ना तो ये आदत छूटती नहीं है। ये वही वाली बात है कि किसी ने शादी की तो वो भी पछता है, जिसने नहीं की वो भी पछता है। तो ये ट्रैवलिंग भी ऐसी चीज़ है, जिसने नहीं की वो भी पछता रहा है और जिसने की है वो भी पछता रहा है, क्योंकि उसको मज़ीद और करना है। ठीक है, इसलिए जो है नए नाम के साथ दोबारा जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी ये जो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो तकरीबन 195 कंट्रीज़ हैं, यूएन रिकॉग्नाइज दुनिया में तमाम कंट्रीज़, उसमें से 111 मैं विज़िट कर चुका हूँ और बाकी जो रहती है ना 84 कंट्रीज़, इसको भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और ये जर्नी कंप्लीट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और इस बार डिटेल के साथ और डिफरेंट अंदाज में आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, स्टिल आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे मैं मिलूँगा तो आपको पता चलेगा कि यार मैं कैसा बंदा हूँ। और अगेन अपनी तरफ से बंदे को जज मत किया करें, हर इंसान के मसले होते हैं, घर के मसले, फैमिली के मसले, फाइनेंशियल मसले, 10 मसले होते हैं। ठीक है, मैंने भी बहुत मसले देखे हैं पिछले 5 साल में, फाइनेंशियल मसलों से लेके, फैमिली के मसलों से लेके, इमोशनल स्ट्रेस, ये एंजाइटी का मसला, तो बहुत ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी है मैंने ये ट्रैवलिंग चैनल को ज़िंदा रखने के लिए और ये 111 कंट्रीज़ विज़िट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं कोई सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ था, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। और ये आगे अभी आपको और पता चलेगा जब मैं कराची में जाऊंगा और औरंगी टाउन की वीडियो बनाऊंगा तो मज़ीद आपको चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये तुर्की की भी वीडियो बनाई, क्योंकि बीच में इसका भी बहुत बड़ा किरदार था मेरी ट्रैवल जर्नी में। और अभी मैं दुबई जा रहा हूँ तो दुबई की भी एक वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद जो है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।